कि आईसीयू के मरीजों में वैब क्या होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। कि मरीज हमारे आईसीयू में आया, तब उसको निमोनिया नहीं था, हमने आईसीयू में वेंटिलेटर लगाया, तो कहीं उसको आईसीयू के वेंटिलेटर की वजह से चेस्ट में इंफेक्शन तो नहीं हो गया। इस बात को कहा जा सकता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अगर वेंटिलेटर ना लगता तो लंग में ट्यूब ना जाती, लंग में ट्यूब ना जाती तो वेंटिलेटर के पाइप से ना जोड़ते, वेंटिलेटर के पाइप से ना जोड़ते तो एक सेकेंडरी इंफेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बचाई जा सकती थी कि नहीं, है ना। नमस्ते, नमस्ते, हाथ मिलाइए। आपका वेंटिलेटर आज से कल में हट जाएगा, समझ रही हैं। आज आप चेयर पे बैठी हैं, आपने बहुत हिम्मत का काम दिखाया है। जीभ दिखाइए। वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, भूख लगी है? अभी मिलेगा, अभी नाक की नली से खाना अभी मिलेगा आपको, ठीक है। अभी दिलवाता हूं आपको। थोड़ी देर बैठिए, गहरी सांस लीजिए, हाथ चलाइए, हाथ चलाइए, गहरी सांस लीजिए, मशीन निकलेगी। हाँ। वेंटिलेटर क्यों लगाना पड़ता है? वेंटिलेटर मजबूरी में लगाना पड़ता है। वेंटिलेटर कोई शौक की चीज नहीं है कि साहब होटल गए और बर्गर पिज्जा खाया है। वेंटिलेटर एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल सिचुएशन में लगाना पड़ता है, जब ऐसा लगता है कि इनएविटेबल है, बिना इसको लगाए मरीज की जान नहीं बचाई जा सकती। उस स्थिति में आप एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं, मरीज के लंग्स के भीतर एक ट्यूब डालते हैं जिसको एंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। महिलाओं में ये ट्यूब 7 और 7.5 नंबर की डालते हैं, पुरुषों में 7.5, 8 और 8.5 नंबर के बीच की कोई ट्यूब डालते हैं, बच्चों में 5.5 से 6.5 नंबर के बीच की ट्यूब डालते हैं। इससे आप एक एयरवे स्टैब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है? जब मरीज की स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग बिगड़ रही है, जब उसका रेस्पिरेशन ठीक नहीं है, जब वो अपने SpO2 को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जब उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो मरीज एक ऐसी सिचुएशन में आ रहा है कि अगर आपने मिनटों के भीतर उसके रेस्पिरेशन को रिस्टोर नहीं किया तो उसको हाइपोक्सिक इंजरी होने लगेगी, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण चेंजेस आने लगेंगे। ये सब समझने के लिए आपका सिर्फ चंद मिनट होते हैं, उतना समय नहीं होता कि आप उसको वेस्ट कर दें। अगर आप उन चंद मिनट को वेस्ट करेंगे तो मरीज कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं। इसलिए आपको इंटुबेशन और वेंटिलेशन करना पड़ता है। जब आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टरलिटी का ध्यान देना चाहिए कि आप ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं, आपके औजार, आपके इंस्ट्रूमेंट, आपका लैरिंगोस्कोप, आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब, आपकी स्टिलेट, आपकी बुर्जी स्टरलाइज्ड है कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम एब्सोल्यूट इमरजेंसी होती है, एब्सोल्यूट इमरजेंसी में स्टरलाइजेशन नंबर 2 पे आ जाता है और लाइफ सेविंग नंबर 1 पे आ जाती है, क्योंकि उस समय अगर कोई चीज गिर भी गई